हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर से रिलेटेड बात करी, डिमांड के बारे में भी हमने बात करी थी। दैट इज ऑल्सो फॉर कंज्यूमर्स, लाइक कंज्यूमर ही डिमांड को करते हैं ना। तो अभी तक जितनी भी हमने चर्चा करी सारी कंज्यूमर्स के ऊपर करी। बट यार, जो प्रोडक्शन करता है वो भी तो इम्पोर्टेंट आदमी है। किसी भी इकोनॉमी को अगर आपको बैलेंस रखना है, अच्छा रखना है, तो दोनों चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। किस किस चीज पे? जो कंज्यूमर है उस पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो प्रोड्यूसर है उस पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तक जितने भी चैप्टर आप पढ़ते आए हो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या डिमांड हो गया, सब में हमने कंज्यूमर से रिलेटेड बातें करी है ना, कि कंज्यूमर को क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कंज्यूमर कैसे मार्केट को चेंज कर सकता है। बट हमको प्रोड्यूसर के बारे में भी सोचना पड़ेगा भाई। सिर्फ कंज्यूम कंज्यूम करने से थोड़ी चीजें होंगी। जो प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में अगर हमें नहीं पता चलेगा, हमें प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता चलेगा, तो हम तो इकोनॉमी को बैलेंस ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। तो किसी भी इकोनॉमी को अगर आपको पूरा अच्छे से बैलेंस करके रखना है, देन आपको प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, सिंपल चीजों में आपको बताता हूँ प्रोडक्शन एक्चुअल में होती क्या है। प्रोडक्शन किसी भी कमोडिटी की हम कर सकते हैं, बट क्या वो कमोडिटी स्टार्टिंग से ही वैसी होती है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग शूज का। अगर शूज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो शूज के प्रोडक्शन ऐसी थोड़ी कि भाई आपने गड्ढा खोदा और जूता मिल गया, आपने बेचने लग गए। ऐसे थोड़ी होता है। तो शूज का प्रोडक्शन अगर आपको करना है, तो कोई ना कोई चीज तो आपने लगाई होगी ना, इसमें इनपुट तो दिए होंगे। आप सीधा आउटपुट जूते पे थोड़ी आ सकते हो, राइट? आपको सीधा जूता आउटपुट थोड़ी मिल जाएगा। तो आप एक्चुअल में क्या करोगे? एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको शूज लेने हैं, शूज बनाने हैं, तो आपको लेदर की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, ठीक है? आपको क्या कहते हैं, नेल, कील कील की जरूरत पड़ गई होगी, ठीक है? आपको क्या कहते हैं, लेबर की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि अब प्यूमा का मालिक जो है अपने हाथ से तो जूते बनाएगा नहीं, या किसी भी कंपनी का मालिक अपने हाथ से तो जूते नहीं बनाता, वो लेबर रखता है अपनी, ठीक है? और उसको क्या कहते हैं, लैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। हवा में तो जूते बनेंगे नहीं, कहीं ना कहीं रख के बनाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर चाहिए होगा। अब कील व्हील, लेदर भी चाहिए होगा अगर लेदर के शूज बना रहे हो, या फिर जो भी मटेरियल यूज होता है जूते बनाने में, ठीक है, वो मटेरियल चाहिए होगा उसको। फिर क्या कहते हैं, मशीनरी, मशीनरी वगैरह, इन सबको ना हम कैपिटल बोलते हैं। जो भी हैवी हैवी मशीनरी यूज होते हैं इन सबको बनाने में, अब ये मशीन के अंदर लेबर डालती होगी या जो भी है, तो ये सारे इनपुट्स यूज हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इनपुट्स। मतलब आपको ये सारी चीजें क्या कहते हैं, अ, ये सारी चीजें देखो, अपने आप में इनकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जब ये सारी चीजें मिलके आपको एक शूज बना के दे रही है, तो इस शूज की वैल्यू बढ़। तो यानी कि आपने क्या किया है, ये जो इनपुट्स थे ना, ये रॉ थे। इनको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। इन रॉ मटेरियल से आपने एक फिनिश्ड गुड बना दिया, और ये फिनिश्ड गुड को बनाने तक का ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर दी। आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी इनपुट्स की। किसमें? आउटपुट में। ये आपका आउटपुट हो गया है ना। आपने ये सारी चीजें इनपुट करी, और आपको मिल गया एक आउटपुट। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन को, इनपुट से आउटपुट तक लाने की ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो आप इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिए। आप लिखोगे प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ठीक है? आउटपुट्स इट्स एग्जांपल आप यही वाला दे सकते हो। एग्जांपल आप दोगे कि लेदर कैन बी, लेदर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, शूज में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप बेल्ट भी बना सकते हो लेदर की, ठीक है, जैकेट्स भी बना सकते हो, एटसेट्रा। तो विद अदर इनपुट्स आल्सो, खाली ये नहीं कि लेदर लिया और जैकेट बन गई, नहीं, और भी इनपुट्स हमको चाहिए होते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल ले लिया, जैसे लेदर को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस किस में, शूज में, बेल्ट में, जैकेट्स में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना आप, इनपुट से आउटपुट तक की, उसको हम बोलते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, जो जूते हो गए, जूते की प्रोडक्शन में मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, कील की जरूरत पड़ सकती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और सर्विसेज, काफी सारी चीजें होती हैं।
तो ये होती है आपकी प्रोडक्शन। ये हो गई वही सिंपल सिंपल भाषा में आपको प्रोडक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे बता दी कि प्रोडक्शन एक्चुअल में होती क्या है। अब आपको प्रोडक्शन समझ में आ गया ना, तो अब आप प्रोडक्शन फंक्शन भी समझ लोगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन आप समझ लीजिए, जिनके पास मैथमेटिक्स है उनको तो बधाई हो, आप तो आराम से समझ लोगे। जिनके पास नहीं है आप भी समझ ही लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अब आप एक चीज सोचिए, आपने 10 तक तो सब नहीं पढ़ा, आप सबने ऐसी इक्वेशंस तो पढ़ी होंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ऐसी टाइप की चीजें तो आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ये क्या होता है? आपका फंक्शन होता है। और ये जो फंक्शन है ना बेटा, किस पे डिपेंड करता है? इस एक्स पे डिपेंड करता है। ये होता है फंक्शन का क्या? इनपुट। कि आपने इस फंक्शन में डाला क्या क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या डाली है। तो इस इनपुट से आपको क्या मिलेगा? ये आउटपुट मिल जाएगा पूरा। अगर आप इनपुट बदलते हो तो आपका आउटपुट अलग मिलेगा ही। सिंपल एज दैट। कोई भी एग्जांपल ले लो किसी भी चीज की प्रोडक्शन का, अगर आपने इनपुट चेंज कर दिया तो उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स के बर्गर। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर आप यहाँ पे भी खा लो, कहीं पे भी खा लो, लगभग सेम सा स्वाद आता है। उसका रीजन, उसके इनपुट्स कैलकुलेटेड होते हैं, इतने डलेंगे इस चीज के साथ। लेकिन अगर आपने इनपुट बदल दिया उसका, भाई साहब मसाला जो था उसका, जो मेन जो मान लो चीज था या जो भी था उनकी इंपॉर्टेंट रेसिपी, वो 1 पॉइंट मतलब पहले 1 ग्राम डलती थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपने 10 ग्राम डाल दी, भाई साहब पूरे के पूरे बर्गर का स्वाद ही चेंज हो जाएगा। तो आपने एक इनपुट ही बदल दिया, बेशक आपको आउटपुट भी डिफरेंट मिल जाएगा। तो यानी कि आउटपुट लेने के लिए इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप प्रोडक्शन के लिए इनपुट क्या ले रहे हो। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट अगर मैं कर दूं एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक फंक्शन की फॉर्म में, तो उसको मैं बोलूंगा प्रोडक्शन फंक्शन। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इट इज एन एक्सप्रेशन, it is an expression of the technological relation, technological relation between, आप पूरा लिखना है इसको, ठीक है, between physical inputs and output of a commodity। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखना भाई, मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट लिखवाई है आपको। इसमें यहाँ बोला है मैंने बेटा फिजिकल इनपुट। अब तुम ये मत कहना सर दिमाग भी तो लगाया था किसी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। हाँ मानता हूँ, किसी भी चीज का आउटपुट निकालने के लिए आपको ब्रेन भी यूज करना पड़ता है, बट ब्रेन इज लाइक वो आपने जो आइडिया यूज किया, आइडिया कोई फिजिकल चीज नहीं होती, राइट? दैट आइडिया इज नॉट फिजिकल इनपुट। ठीक है, वो आपका एक मेंटल इनपुट था। ठीक है, वो एक थॉट था, थॉट फिजिकल नहीं होता, वो एक मेंटल इनपुट होता है। तो हम वहां पे इस चीज पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सोचेंगे हमने क्या क्या चीज लगाई। तो सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन सीख लो, इंपॉर्टेंट है। वो क्या होती है? आउटपुट ऑफ एनी कमोडिटी एक्स, ये कैपिटल ओ और एक्स लिखा है, इज इक्वल्स टू फंक्शन इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, और कितने भी इनपुट हो सकते हैं हमें क्या पता है ना, तो हमने एन मान लिया। यहाँ पे लिख लो वेयर ओ एक्स इज आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, एफ, एफ जो है ना बेटा, ये वाला है, ये वाला जो एफ है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, और ये जो I1, I2, I3 अप टू IN, ये सब क्या है? इनपुट, इनपुट नीडेड फॉर आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब ओ एक्स। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको डालनी है, वो है ये सारे इनपुट, राइट? तो इस चीज को हम बोलते हैं बेटा, ये जो सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन है ना, ये होता है आपका एक प्रोडक्शन फंक्शन। कि इसके अंदर आप जो जो इनपुट डालोगे उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, राइट? अब आपके दिमाग में ये भी होगा यार, ये तो हमने थ्योरेटिकली लिख दिया, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि हम प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन देखो, मान लो चेयर का लिखना है आपको, ठीक है? तो आपकी जो चेयर है वो है एक आपका आउटपुट, और चेयर की, अगर आपको चेयर आउटपुट चाहिए ना, तो आपको काफी सारी चीजें चाहिए चेयर बनाने के लिए। तो मैं इसमें ज्यादा चीजें नहीं ले रहा, सिर्फ 3 चीजें लिख रहा हूँ।
आपको लेबर तो चाहिए ही होगी चेयर बनाने के लिए, राइट? अब वो जो लेबर है, काफी सारे टूल्स तो यूज करेगी, राइट? चेयर बनाने के लिए तो टूल्स यूज करेगी या मशीनरी यूज करेगी, उसको मैं कैपिटल बोलता हूँ, और उस कैपिटल को मैंने के से डिनोट कर दिया, मान लो कैपिटल के से। वो CAPITAL है, बट उसको मैंने डिनोट किया कैपिटल के से। तो ये हो गई लेबर, ये हो गई कैपिटल। उसके बाद क्या कहते हैं, मान लो मुझे लैंड भी चाहिए तो मैंने एल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे टिम्बर भी चाहिए तो मैंने उसके लिए टी लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, यहाँ पे इसके हिसाब से कि टू गेट द आउटपुट एज अ चेयर, व्हाट आई नीड इनपुट एज अ लेबर, I need capital, that is machinery, I need land, I need timber। तो ये आपके देखो इनपुट वाली जगह पे लिख दिए मैंने, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ऑल दीज विल क्रिएट अ चेयर फॉर मी, और इट विल डू अ प्रोडक्शन ऑफ चेयर फॉर मी। तो इन सब चीजों के इनपुट से आपको आउटपुट क्या मिलता है, चेयर। तो ये हो गया इसका प्रेजेंटेशन विद एग्जाम्पल। तो आप इसको लिख लीजिए, ये लेबर, कैपिटल, लैंड, और जिसको पता ना हो टिम्बर क्या है, उसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वुड को ही बोलते हैं timber, ठीक है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका, राइट। तो क्या कहते हैं, ये हो गया इतना। अब इसको ना एक फॉर्म में और लिख सकता हूँ मैं, इसको पता क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लाइक ये जो चेयर का था ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ 250 वॉट चेयर आपको किससे मिलेगी, अगर आप क्या कहते हैं कितनी लेबर यूज कर रहे हो, मान लो कि लेबर है। तो अब मान लो कि मैं सिर्फ लेबर के बारे में बात कर रहा हूँ और कैपिटल के बारे में भी बात कर रहा हूँ, यूनिट्स में ले लिया। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि मानो कि यार ये जो है ना, इसमें मेरे को लग रही है 10 लेबर्स, एंड ये जो कैपिटल है मेरा, यूनिट्स में बात कर रहा हूँ मैं कैपिटल की, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है। मान लो 5 यूनिट कैपिटल की लग रही है तो 5K लिख दिया। और एक लैंड है, लैंड मान लो मैंने लैंड की यूनिट किसी में भी ले रखी है, 2 एकड़ में ले ली मान लो, तो 2 ऑफ लैंड। और टिम्बर, टिम्बर मान लो मैं टन्स में उठा रहा हूँ, टिम्बर इन टन्स। तो मान लो कि मेरे को 1 टन टिम्बर लग रही है, वैसे इतनी लगेगी, बट स्टिल मान लो कि 1 टन टिम्बर लग रही है, 1 टन लग रही है, चलो ठीक है। तो 1T। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इसका, इसको देख के कोई भी बता सकता है कि अच्छा भाई 250 चेयर बनाने के लिए, इसी से रिलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 250 चेयर बनाने के लिए 10 लेबर चाहिए, 5 यूनिट्स कैपिटल चाहिए, 2 यूनिट्स लैंड के चाहिए, और 1 यूनिट, यानी कि यूनिट कुछ भी हो सकते हैं इनकी, ठीक है, तो वो हम अलग से मेंशन कर सकते हैं। तो ये चाहिए, इन सारी चीजों को मिला के हमें आउटपुट मिलेगा कितना, 250 चेयर्स का। हाँ, तो बच्चों अब देखो हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फॉर्म फंक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा है, इट स्पेसिफाई, प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इट स्पेसिफाई ईदर मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड with the given inputs or the minimum quantity of inputs needed to produce a given level of output। तो देखो प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें इतने इनपुट्स डालने पे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। क्या कहते हैं, हमारे पास अगर गिवन इनपुट्स है, कुछ पर्टिकुलर चीजें हमें दे दी कि इससे मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या मिल सकता है, हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। या फिर हम देखो दोनों चीजों में प्रोडक्शन करने वाले का फायदा होगा कि उसके पास जितने भी इनपुट होंगे उसका, उससे मैक्सिमम कितना आउटपुट निकाल सकता है वो एट प्रेजेंट, ठीक है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। वो चीज हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन से स्पेसिफाई कर सकते हैं। या फिर जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, मान लो कि यहाँ पे तो मैंने आपको बोल दिया कि मैंने इसको 80 चीजें दी थी, कुछ भी हो सकता है भाई, 80 कोई भी चीजें, इससे इसने जो प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन से 180 चीजें बना दी, मतलब कुछ भी बना सकता है। मैं अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या किया इसने, 80 से 180 बनाया कुछ, और इससे ऊपर नहीं बन सकता आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो ये स्पेसिफाई कर दिया हमने भाई प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से कि इट स्पेसिफाई, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि मैक्सिमम आउटपुट ये निकल सकता है इन इनपुट्स की हेल्प से, जो भी हमें गिवन थे इनपुट्स। अब मान लो उसके पास आता है कि नहीं भाई हमें 150 ही बनाना है, तो 150 बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम इनपुट लगाओ। अब वो चाहेगा कम से कम इनपुट लग के इतने हमको मिल जाए आउटपुट। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे इनपुट गिवन था, आपको आउटपुट मैक्सिमम मिला। यहाँ पे आउटपुट बोल दिया भाई 150 चाहिए, बट मिनिमम इनपुट के साथ, इनपुट कम लगेगा तभी तो उसका फायदा होगा। तो यानी कि यहाँ पे यही लिखा है, इट स्पेसिफाइज ईदर मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन इनपुट्स और
the minimum quantity of inputs needed to produce a given level of output, right? पहला पॉइंट. दूसरा, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या करता है, वो रिलेशनशिप ही तो एग्जिस्ट कर रहा है. इट एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विच इज टेक्निकल इन नेचर. ठीक है, कोई थ्योरेटिकल नहीं, हम इसको मतलब टेक्निकल मानते हैं. ठीक है, सॉरी थ्योरेटिकल कह रहा हूँ मैं, टेक्निकल ही है कि नॉन टेक्निकल नेचर नहीं होगा उसका. टेक्निकल मतलब नंबर से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे उसकी क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हम, टेक्निकलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए, अभी 2 पॉइंट्स और लिखवाऊंगा मैं आपको. एक तो ये हो गया, ये हो गया. इसके बाद ध्यान रखना बेटा, ये जितने भी आपके प्रोडक्शन होते हैं ना, ये प्रोडक्शन डिफाइन होते हैं आपके टेक्नोलॉजी के हिसाब से. आज के समय मानो कि आप कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, और कुछ गिवन टेक्नोलॉजी है आज, लेकिन 10 साल बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो आप पता है इन्हीं सेम इनपुट्स के साथ ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ. तो यानी कि ये जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो आप ऐसे लिखोगे इसको, प्रोडक्शन फंक्शन is always defined with respect to a given technology. Okay, given technology. If there is an improvement in the technique of production, then increased output can be obtained with the same physical input. तो यहाँ पे लिख देना, if technology, एडवांस को मैं इससे दिखा रहा हूँ साइन से, कि मतलब टेक्नोलॉजी और ऊपर चलेगी, मतलब एडवांस हो गई, then more output with same physical input, same physical input. तो मतलब आप उन्हीं इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे अगर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो, राइट? फोर्थ पॉइंट आपको ये लिखना है, द प्रोडक्शन फंक्शन, लिख देता हूं पहले मैं आपके लिए. और इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, जैसे कंज्यूमर में याद है आपने सीखा था कि एक अजम्पशन लेते थे कि कंज्यूमर जो होएगा वो रैशनल होएगा. रैशनल मतलब रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है. कोई भी रैशनल कंज्यूमर ऐसा नहीं होगा कि नहीं भाई मैं तो पैसा ज्यादा खर्च करूंगा बट मुझे सेटिस्फैक्शन कम चाहिए, ऐसा कोई नहीं होता. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस है हम उसको अवॉइड कर देते हैं, उन केसेस को इकोनॉमिक्स में हम कंसिडर नहीं करते. सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, ये सिर्फ टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करता है. क्यों? क्योंकि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को पता है कि भाई वो उसके मेथड्स इनएफिशिएंट है, तो ऑफ कोर्स भाई वो उनको यूज ही नहीं करेगा. तो हमेशा एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, मैक्सिमम एफिशिएंट से एफिशिएंट मेथड्स को यूज करेगा. तभी आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या देगा आपको, मैक्सिमम आउटपुट देगा विद गिवन इनपुट. तो ध्यान रखना, production function includes only technically efficient methods of production, as no rational entrepreneur will use inefficient methods. अब बच्चों यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको लिखवाता हूँ, ध्यान देना मैं क्या लिखवा रहा हूँ इसको. यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना बेटा, ये इकोनॉमिकल नहीं होता. प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर. इकोनॉमिकल क्यों नहीं होता? इकोनॉमी इज रिलेटेड टू मनी, सीधी सीधी बात है ना? तो यहाँ पे इकोनॉमिकल क्यों नहीं है बेटा? यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया था कि एक चेयर को बनाने के लिए इतनी इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बट मैंने ये नहीं बताया था वो जो चेयर बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, महंगी बनेगी या सस्ती बनेगी, जो मतलब जो चेयर बिकेगी वो महंगी बिकेगी या सस्ती बिकेगी, ये तो मैंने बात नहीं बताई थी आपको. और ना ही मैंने ये बताया था कि वो जो लेबर है वो महंगी होगी सस्ती होगी, वो लैंड महंगी होगी सस्ती होगी, कुछ भी हो सकता था ना. तो यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन आपको वैल्यू के बारे में नहीं बताता इन आइटम्स की, ना ही इनपुट की, ना ही आउटपुट की. प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ क्वांटिटी बता देता है कि भाई ठीक है इसकी इतनी इतनी जरूरत पड़ेगी, इस आइटम की जरूरत पड़ेगी, इस फिजिकल इनपुट की जरूरत पड़ेगी टू गेट अ पर्टिकुलर आउटपुट. तो प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर. क्यों? एज वी डू नॉट consider
हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करते वैल्यू, एज वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का कि प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिकल क्यों नहीं होता, क्योंकि वी वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो अगर जब तक हम वैल्यू नहीं कंसिडर करते इनपुट और आउटपुट की, तो हम कैसे बता सकते हैं कोई चीज इकोनॉमिकल है या नहीं? दैट इज व्हाई इट इज नॉट। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है, ये है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। जब भी मैं बात करता हूँ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, आपके दिमाग में टाइम पीरियड आ जाता होगा, बट मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम पीरियड से रिलेटेड बात नहीं कर रहा। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि 1 साल से 2 साल को मैं शॉर्ट रन कहूंगा, मोर देन 2 इयर्स को लॉन्ग रन कहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन किस पीरियड को डिफाइन करता है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पहले जो लिखा है ये समझाता हूँ। इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपका गौर जाना चाहिए ये वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल फैक्टर्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था शूज बनाने के लिए, राइट? तो शूज बनाने के लिए आपको लेदर चाहिए, राइट? आपको नेल चाहिए, आपको क्या कहते हैं कुछ डिजाइन के मोल्ड्स चाहिए होंगे। तो काफी सारी चीजें होती है, राइट? तो आपको शूज बनाने के लिए ये, फिर ऊपर से आपको लैंड भी चाहिए, ठीक है? आपको मशीनरी भी चाहिए। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो मशीनरी और जो लैंड होती है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। ये एकदम से मतलब ये फैक्ट्री वगैरह हो गई, ठीक है? मैं फैक्ट्री का साइज़ कह रहा हूँ, लैंड से मेरा कहने का मतलब फैक्ट्री का साइज़। तो शूज़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें से कुछ फैक्टर्स ना वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब मान लो लेदर, आप ज़्यादा लेदर खरीद के डाल दो, राइट? नेल की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, ज़्यादा डाल मतलब जो भी है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द शूज़। फिर आपको मोल्ड ज़्यादा चाहिए, आपको प्रोडक्शन मान लो ज़्यादा बढ़ानी है। तो आप ये कर सकते हो कि ठीक है भाई थोड़ी ज़्यादा लेदर ले आए, थोड़ी ज़्यादा मोल्ड ले आए, चलो लेबर भी थोड़ी-सी ज़्यादा लगा दी मँगा के, ठीक है? बट ये लैंड एक ऐसी चीज़ है, ये आप एकदम से नहीं कर सकते कि आप चाहो भाई आज ऐसा है, कल से मेरी क्या कहते हैं फैक्ट्री का साइज़ बड़ा हो जाए, ना। तो वो फिक्स्ड फैक्टर हो गया अभी के लिए। अभी के लिए जो लैंड हो गया वो कैसा फैक्टर हो गया आपके लिए? फिक्स्ड। और मशीनरी, मान लो आपने बहुत बड़ी मशीन से खरीदी है करोड़ों रुपए की, तो आप चाहो कि भाई आज ऐसा है, कल से क्या कहते हैं मेरे पास दूसरी मशीन आ जाए। अचानक से मतलब अभी आपने शाम को सोचा और कल ऐसा होने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। मशीन खरीदने के लिए यू विल नीड सम टाइम, और वो टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। सिमिलरली फैक्ट्री का साइज़ या फिर लैंड एरिया बढ़ाने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ठीक है? तो वो भी वेरिएबल फैक्टर नहीं है, ये फिक्स्ड फैक्टर में काउंट होंगे। अभी वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर को आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अब इस पार्ट को कनेक्ट करो। इट रेफर्स टू अ पीरियड इन व्हिच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स के आगे लेदर हो गई, नेल हो गए, मोल्ड्स हो गए। मान लो अब आपको शूज की प्रोडक्शन बढ़ानी थी, तो आप ना शॉर्ट रन में अब आप ये बोलोगे कि शॉर्ट रन में यू कैन इंक्रीज द शॉर्ट रन, ध्यान रखना वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, इन शॉर्ट रन यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। मैंने बोला ना चेंज, तो मतलब डिक्रीज भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, बट हमेशा हम तो इंक्रीज ही करना चाहेंगे। तो इन अ शॉर्ट रन वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ शूज बाय इंक्रीजिंग दीज वेरिएबल इनपुट्स। ठीक है? तो शॉर्ट रन में अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इन सब वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट रन के अंदर उसके आउटपुट में चेंज मिलेगा। ध्यान रखना, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करने से आपको शॉर्ट रन में प्रोडक्शन में चेंज मिल जाएगा। लेकिन जब आपको लॉन्ग रन में चेंज चाहिए, मतलब आपको भाई साहब बहुत ज्यादा चेंज चाहिए और आप चाहते हो कि कंटिन्यूअसली ऐसा होता रहे, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे लैंड एक्वायर करोगे और ज्यादा, फिर वहां पे बिल्डिंग्स बनाओगे या फैक्ट्रीज बनाओगे। दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट? अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट कंसीडरिंग द पीरियड ओवर है। ये जो आपका टाइम पीरियड है उसको मैं कैलेंडर के ऊपर नहीं नाप रहा कि भाई 1 साल में ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। तो लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है ना, ध्यान रखना, ये शॉर्ट रन की प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करनी है तो आप ऐसे कर लोगे। लेकिन अब आपको लॉन्ग रन में क्या कहते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या कहते हैं कुछ फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स, यहाँ पे सारे फैक्टर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। सारे का मतलब होता है यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर भी चेंज करने पड़ेंगे और आपको फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है, फिक्स फैक्टर्स, ये दोनों चेंज करने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं ये बात आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं ये जो आपका लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में आपको जो चेंज करने हैं वो ये दोनों चेंज करने होते हैं। शॉर्ट रन के लिए हमें
क्या कहते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं नहीं करना, चेंज नहीं होता। शॉर्ट रन के लिए फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते, लॉन्ग रन के लिए ये दोनों फैक्टर्स को चेंज करना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको शूज का प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, लॉन्ग रन में आप चाहते हो कि भाई इसका प्रोडक्शन ऐसा हो, तो ऐसा नहीं होगा कल ही आप एक और फैक्ट्री डाल दोगे, नहीं, इट विल टेक टाइम। आप यहाँ से पैसा कमाओगे, धीरे धीरे लैंड खरीदोगे, फिर उसको बिल्ड करोगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये आपके जो फिक्स्ड हो गए ना, जैसे फिर आप नई मशीनरी खरीदोगे, तो वो विद टाइम धीरे 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 प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन से याद रखना, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड फैक्टर्स ये दोनों चेंज होंगे। और जब शॉर्ट रन की बात होगी, तो शॉर्ट रन में हम सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, वी कैन नॉट चेंज दीज फिक्स्ड फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन में तो हम इन दोनों को चेंज करते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके ये, कि आपको ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स तो आपके फिक्स होते हैं जो आप नहीं चेंज कर सकते, फॉर एग्जांपल लैंड एंड ऑल। और कुछ फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल, जिनको आप चेंज करके शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया और इस बात को स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग सच अ शॉर्ट स्पैन। ये मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में आप फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं चेंज कर सकते एकदम से, मैंने आपको पहले भी समझाया है। बट लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स है ना आपके पास, सब वेरिएबल है। यहाँ पे लैंड एंड ऑल ये सब भी वेरिएबल में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग रन में आप लैंड ज्यादा एक्वायर करके फैक्ट्री बना सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो लॉन्ग रन एक बड़ा स्पैन होता है। तो बड़े स्पैन में आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हैं, लैंड इंक्रीज कर सकते हो, लैंड एरिया अपना इंक्रीज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और काफी सारे फैक्टर्स है जो कि शॉर्ट रन में नहीं कर सकते आप अप्लाई, वो लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल हो जाते हैं। इनफैक्ट लैंड एंड ऑल भी, लैंड मशीनरी वो भी वेरिएबल है। लॉन्ग रन में आप लैंड और एड अप कर सकते हो अपनी फैक्ट्री के लिए, ठीक है, और नई फैक्ट्रीज बना सकते हो और मशीन्स खरीद सकते हो। यानी कि आप वेरिएबल, ये सारी चीजें आपके लिए वेरिएबल हो गई, बट लॉन्ग रन में ये सब चीजें वेरिएबल है, शॉर्ट रन में नहीं है। शॉर्ट रन में ये सब चीजें फिक्स होती हैं। कुछ चीजें वेरिएबल होती है जिनको आप चेंज करके प्रोडक्शन पे असर डाल सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है। बेटा एक बात आप सोचिए, यहाँ पे ना ध्यान रखना, इन शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ना डिमांड इज मोर एक्टिव। यहाँ पे डिमांड ज्यादा एक्टिव है इन प्राइस डिटर्मिनेशन, इन प्राइस डिटर्मिनेशन। इसका मतलब अभी आपको मैं समझाऊंगा क्यों। क्योंकि देखो शॉर्ट रन में ना आप इमीडिएटली इतनी ज्यादा क्या कहते हैं, चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मान लो, अभी एक एग्जांपल लेना कि चेयर के एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, एक इलाका है, उस इलाके में चेयर सिर्फ एक ही बंदा बना रहा है। मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, राइट। तो अचानक से ना यहाँ पे पहले चेयर की डिमांड थी, 100 चेयर्स की डिमांड थी, और ये जो प्रोडक्शन कर रहा था ना, ये बंदा 100 की प्रोडक्शन कर रहा था, और 100 की ही मान लो डिमांड थी, ठीक है। एकदम से कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लोगों ने अपने घर में ना चेयर्स और ज्यादा बढ़ा ली, सबने क्या कहते हैं, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ उस एरिया में, लोगों ने अपनी चेयर्स ना और ज्यादा बढ़ा ली घर में, और अब डिमांड पर डे पता है कितनी आ रही है, 200। एक बार में डबल हो गई डिमांड, अगले ही दिन या 2-3 दिन में ही डबल हो गई। तो यहाँ पे जो चेयर्स की कैपेसिटी थी ना बेटा, अब ये देखो, ये अगर 100 चेयर प्रोड्यूस कर पा रहा था तो किसी वजह से ही कर पा रहा होगा ना। इसके पास एक पर्टिकुलर एरिया होगा फिक्स्ड, ठीक है, और क्या कहते हैं, मशीनरी होगी फिक्स्ड, इसने नई नहीं ले रखी होंगी। लेकिन अब जैसे ही अचानक से 200 हो गया डिमांड, तो अब 200 चेयर्स की डिमांड आ गई मार्केट में। तो अब ये जो बंदा है जो पहले 100 बना रहा था, ये ज्यादा से ज्यादा और अपनी एक आध लेबर और बढ़ा देगा, थोड़ा सा रॉ मटेरियल इनपुट और बढ़ा देगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा डबल थोड़ी कर देगा तो कुछ ही दिनों में। शॉर्ट रन के अंदर अपनी प्रोडक्शन को डबल तो कर ही नहीं सकता है। तो इसकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा 120 की हो जाएगी, 130 की हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, अब बेटा ध्यान देना, डिमांड हो रही है ज्यादा, सप्लाई हो रही है इसकी कम, तो भाई क्या होगा, प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे चेयर के, खरीदने वाले ज्यादा है लेकिन क्या कहते हैं, अवेलेबल कम है, तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, जो ज्यादा पे करेगा उसको चेयर पहले मिल जाएगी। तो शॉर्ट रन के केस में डिमांड ज्यादा एक्टिव हो जाती है, किसके लिए, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। तो प्राइस डिटर्मिनेशन शॉर्ट शॉर्ट स्पैन में कह रहा हूं मैं, शॉर्ट रन में ये ज्यादा है, डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में आपको मैंने बता दिया है कि
क्योंकि एकदम से आप पूरी डिमांड नहीं कर पाते, उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, तो इसीलिए क्या हो जाता है, प्राइस का एस्केलेशन हो जाता है। तो डिमांड इज मोर एक्टिव इन डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, एज सप्लाई सप्लाई कैनॉट बी increased immediately with increase in demand। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया आपका लॉन्ग रन के केस में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिमांड ज्यादा एक्टिव है या सप्लाई ज्यादा एक्टिव है, ऐसा नहीं है। बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ पे अब आपको मैं लॉन्ग रन के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम से 1 महीने में उसकी डिमांड ज्यादा हो गई, नहीं। आपको ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड धीरे 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 बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम और भी कंपनीज ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे धीरे, यानी कि सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लॉन्ग रन में आप देख रहे हो तो डिमांड भी बराबर सी बढ़ रही है, सप्लाई भी उसकी बराबर सी बढ़ रही है। तो डिमांड और सप्लाई उसके प्राइस डिटर्मिनेशन में इक्वल रोल प्ले करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम से डिमांड बढ़ गई और सप्लाई तो हो ही नहीं रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी सर्विसेज है उन सबकी सप्लाई हो नहीं रही, तो ऐसा नहीं है। तो इस केस में लॉन्ग रन में हमेशा ध्यान रखना कि दोनों के दोनों इक्वली डिटरमाइन करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं, सप्लाई और डिमांड। बट इस केस में प्राइस डिटर्मिनेशन कौन ज्यादा प्ले करता है रोल? डिमांड यहाँ पे ज्यादा प्ले करता है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, एग्जाम में भी आ सकता है। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे जो बेटा जो वर्ड हमने पीरियड यूज किया था ना, शॉर्ट स्पैन और ये क्या कहते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की डेफिनेशन में, तो ये ध्यान रखना, ये जो पीरियड है ना इसके अंदर, इट इज रादर फंक्शनल। फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। फंक्शनल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्शन की कंडीशन पे। ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम रहेगा। मैं आपको वैसे ये बात बता भी चुका हूँ, रादर फंक्शनल कॉन्सेप्ट विच डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्शन कंडीशन। क्यों, ये बता देते हैं। क्योंकि बेटा वो ना फॉर्म टू फॉर्म और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। मेरा कहने का मतलब है, ये जो मान लो एक एग्जांपल है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स पता है आपको, ये जो क्या कहते हैं, स्टील की इंडस्ट्री है ना, इसके लिए तो बहुत छोटा टाइम है स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री के लिए 10 ईयर्स इज अ शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन होता है स्टील इंडस्ट्री के लिए 10 ईयर्स का। बट यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आपकी क्या कहते हैं वीट प्रोड्यूसर के लिए, तो वीट प्रोड्यूसर के लिए भाई 10 ईयर्स एक लॉन्ग रन होता है। वीट प्रोड्यूसर के लिए वीट प्रोड्यूसर के लिए, ये जो वीट प्रोड्यूसर होते हैं ना, इनके लिए जो 10 ईयर्स होता है ये लॉन्ग रन है। क्योंकि दोनों में कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, इसकी अलग कंडीशंस होती है, इसकी अलग। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 10 ईयर हर एक चीज के लिए लॉन्ग रन होता है, 10 साल नहीं। मोटर इंडस्ट्री हो गई, काफी सारी इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तो इन सब के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन कंडीशन। तो आपको एग्जांपल से मैंने बता भी दिया कि स्टील इंडस्ट्री के लिए 10 साल, एग्जाम्पल लिख भी सकते हो आप, उसको नोट कर लेना। फॉर स्टील इंडस्ट्री 10 ईयर्स इज अ शॉर्ट रन, वाइल फॉर वीट प्रोड्यूसर 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग रन पीरियड। आप इसको नोट कर सकते हो जैसे जैसे मैंने बोला। तो बच्चों अब आप ये भी देख लीजिए वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। ये आपको वैसे मैं बता चुका हूँ काफी बार, फिर से देख लो आप क्या लिखा है। जिन फैक्टर्स को हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं ना, उनको वेरिएबल फैक्टर्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हो आप शॉर्ट रन में, लेबर को बदल सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप, पावर का सोर्स थोड़ा बढ़ा सकते हो आप, फ्यूल थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। मान लो डीजल से कोई इंजन चलने वाले हैं आपकी मशीन, कोई फैक्ट्री के अंदर मशीन में, तो आप फ्यूल को इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। तो शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। वेयर एज कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं फिक्स फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, एक्सेट्रा, तो इनको हम बोलते हैं फिक्स फैक्टर्स। ये तो मैंने आपको काफी बार बताया है। यहाँ पे ना वेरिएबल फैक्टर्स में एक बात का ध्यान रखना, ये लिख लेना यहाँ पे कि variable factors are not required in case of zero output. In case of
zero output, variable factors are not required. अब आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो आप एक फैक्ट्री चलाते हो और किसी वजह से आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो उस फैक्ट्री के अंदर। तो वो फैक्ट्री आपने एक लैंड पे लगा रखी है। आप उस फैक्ट्री में मान लो शूज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। तो अगर आपके मान लो शूज़ आपकी प्रोडक्शन अब आप बंद कर दिया आपने शूज़ का प्रोडक्शन किसी भी वजह से फॉर एनी रीज़न। अगर शूज़ का आपने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, तो सिंपल सी बात है, तो आप क्या लेदर लेदर आपको रिक्वायर होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब आपने शूज़ का प्रोडक्शन यानी आउटपुट ही आपने ज़ीरो कर दिया, तो आपको ये इनपुट की ज़रूरत क्या पड़ेगी? आपका इनपुट यूज़ ही नहीं होगा ये, तो ये रिक्वायर ही नहीं है। बट एक बात बताओ, अगर आपने प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास लैंड लैंड भी रिक्वायर नहीं होगी? नहीं, लैंड तो अभी भी वहीं रहेगी, आपकी जो फैक्ट्री है उसी लैंड पे तो खड़ी रहेगी, आपकी मशीनरी भी वहीं रहेंगी। तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं जैसे कि इसकी तो रिक्वायरमेंट ज़ीरो ही हो गई। क्या कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल ही खत्म हो गई जब आप ज़ीरो आउटपुट पे लेकिन बेटा जब आप ज़ीरो आउटपुट पे हो ना तब भी फिक्स फैक्टर्स तो फिक्स ही रहने वाले हैं। वो नहीं बदलने वाले, उनकी रिक्वायरमेंट आपकी खत्म नहीं होगी। आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई आज फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो भाई लैंड गायब हो जा। तो लैंड तो ऐसे गायब नहीं होती, वो तो आपकी फिक्स ही रहने वाली है। तो याद रखना कि द शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? द क्वांटिटी इसको लिख सकते हो द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर फैक्टर्स रिमेन्स सेम इन शॉर्ट रन। लेकिन अब मान लो बंद ही कर दी परमानेंटली उसने तो धीरे धीरे वो अपनी फैक्ट्री भी बंद कर देगा, मशीन्स को भी बेच देगा, लैंड को भी बेच देगा या ऐसा चीजें करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन सेम इन शॉर्ट रन, इस चीज का भाई ध्यान रखना है आपको, ठीक है? इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट के इररिस्पेक्टिव, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, फिक्स फैक्टर्स तो उसके सेम ही रहने वाले हैं, मशीन भी तो सेम रहने वाली है, बिल्डिंग उसकी सेम रहने वाली है, आपके जो लैंड है उसकी सारी सेम रहने वाली है। ठीक है, शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग रन में नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपके वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स। इसमें कुछ और चीज भी मेरे को आपको बतानी है। तो ये तो आपको पता चल गया ना कि ये आउटपुट पे वेरी कर रही है डायरेक्टली। और ध्यान रखना जब भी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, ये मैं शॉर्ट रन के केस में बातें कर रहा हूँ, लॉन्ग रन के केस में बात नहीं कर रहा। तो शॉर्ट रन में आउटपुट पे काफी ज्यादा असर पड़ता है भाई, वेरी करता है। ठीक है, ये वेरिएबल फैक्टर आउटपुट पे बहुत वेरी करता है। अगर आपने क्या कहते हैं आउटपुट को जीरो भी कर दिया ना, तो ये आपको चाहिए ही नहीं, इसकी भी रिक्वायरमेंट जीरो हो जाएगी, राइट? लेकिन ये जो है, ये क्या कहते हैं, ये डायरेक्टली आउटपुट पे वेरी नहीं करते। अगर आउटपुट आपका जीरो भी है तब भी लैंड की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, फिक्स फैक्टर्स तो आपके सेम ही रहने वाले हैं फॉर शॉर्ट टर्म। इस चीज को भाई ध्यान में रखना। तो बच्चों अब आपने शॉर्ट रन तो पढ़ लिया, लॉन्ग रन भी पढ़ लिया। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, ये भी समझ लेना। अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ये जान लो कि हम ना शॉर्ट रन प्रोडक्शन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन। और ये जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन, राइट? अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। आप ध्यान रखना यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्शन बोला, प्रोडक्शन आई मीन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है? टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप होता है और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप होता है। तो अब आप देखिए ये जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, ये होगी एक ऐसी सिचुएशन जब आप आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी कर रहे होगे, कैसे? बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। आपको बताया था मैंने काफी सारे इनपुट्स होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक इनपुट को चेंज करते हो बाकी सारे इनपुट्स को सेम रहने देते हो, ठीक है, वाइल कीपिंग द अदर इनपुट्स अनचेंज, और ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट रन में कोई चीज इंक्रीज करनी है तो आप सारे इनपुट्स तो ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ा सकते। मान लो आपने रॉ मटेरियल को बढ़ा दिया तो वो आपने एक इनपुट इंक्रीज कर दिया, राइट? तो ऐसे टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन को हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज्ड। और ये एक्सप्लेन होता है इससे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। ये आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है? आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा इसको।
और ये है लॉन्ग रन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब आप सारे के सारे चेंज करते हो, मतलब व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल इनपुट साइमल्टेनियसली एंड इन सेम प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये कैसे एक्सप्लेन होएगा, ये आगे हमारा होएगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इससे तो ये क्या कहते हैं, एक आगे पार्ट आएगा उसमें समझाऊंगा। यहाँ पे भी आपको जो समझना है वो क्या समझना है उसको देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो आप एक आउटपुट निकाल रहे हो, काफी सारे इनपुट्स ले रहे हो, I1 I2। बेटा ये सब कुछ ना कुछ रेशो में ले रहे होगे ना। जैसे आपने मान लो कि 10 टन अगर टिम्बर मंगाया है और आपने क्या कहते हैं, इस 10 टन टिम्बर के साथ आपकी जो लेबर है वो 20 लेबर काम कर रही है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसका रेशो कुछ ना कुछ हो रहा है ना कि हाँ भाई कि हर अ, 2 लेबर 1 टन को संभाल रही है, तभी तो 20 लेबर 10 टन को संभाल पा रही है ना? तो ये एक रेशो है। लेकिन अब मान लो आपने कि टिम्बर इंक्रीज कर दिया, टिम्बर आपने कर दिया भाई 20 टन, तो अब यहाँ पे रेशो डिस्टर्ब हो जाता है इसका। जो रेशो है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये रेशो चेंज हो जाएगा। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, ये जो आपके रेशियोज होते हैं ना इनपुट के, वो चेंज हो जाते हैं। व्हाई? क्योंकि आपने एक में चेंज किया है। बट इस केस में लॉन्ग रन में हम सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं। जैसे अभी पहले 20 लेबर 10 टन यूज कर रही थी बनाने के लिए चेयर, तो अब ऐसे ही अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं, मैंने मान लो इनपुट बढ़ा दिया सिर्फ ये वाला, क्या कहते हैं, सिर्फ एक में चेंज किया, ये मैंने 20 टन कर दी। अब 20 लेबर ही 20 टन टिम्बर का यूज करके चेयर बना रही है। तो यहाँ पे रेशो क्या कहते हैं, इम्बैलेंस हो गया। बट इस केस में अगर ऐसा करना है ना, तो वो क्या करेगा, अपनी लेबर भी बढ़ा देगा, 20 की 40 कर देगा। तभी ये अगर इसने ये भी डबल किया ना तो इसको भी डबल करेगा। मतलब उसने अगर टिम्बर डबल कर दी तो लेबर भी डबल करेगा, फिर वो अपना स्पेस भी डबल करेगा। तो उसी हिसाब से उसी स्केल पे सारी चीजों को बढ़ाएगा। लेकिन वो एकदम से नहीं कर सकता ये काम, वो लॉन्ग रन में ही हो सकता है काम। तो इसलिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आपके लिए डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर के बेसिक्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो आगे की क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो विद टाइम आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको जितना भी मैंने समझाया हो ये सब समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और शेयर तो इसको जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।